बैंक के जोनल ऑफिस पहुंचा तो पता चला जोनल मैनेजर मीटिंग में व्यस्त है। उनके पीए ने बताया कि लगभग 3 घंटे बाद मैडम फ्री होंगी। उनके आते ही आपके मिलने की स्लिप उन तक पहुंचा दी जाएगी। मेरे पास सिवा इंतजार करने के और कोई चारा न था, इसलिए वहीं सोफे पर बैठ गया। जोनल ऑफिस। मैं अपनी नियुक्ति के सिलसिले में गया था। मेरा बैंक अधिकारी से शाखा प्रबंधक के लिए प्रमोशन हुआ था। मेरी नियुक्ति मेरे शहर से काफी दूर कर दी गई थी। मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता था क्योंकि पत्नी का देहांत हाल ही में हुआ था और मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। नए शहर जाकर मुझे और तन्हाइयों से रूबरू होना पड़ता, सो स्थानीय नियुक्ति ही चाहता था। बेटाबू ऑस्ट्रेलिया में थे। वे चाहते थे कि मैं वीआरएस लेकर उनके साथ रहूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरी सर्विस के अभी 5 साल बाकी थे। दिन तो बैंक में कट जाता था लेकिन रात काटे नहीं कटती थी। कुछ मित्रों ने दूसरी शादी की सलाह दी लेकिन इसके लिए मैं राजी न था क्योंकि इस उम्र में शादी के बारे में सोचकर ही शर्म सी महसूस होती थी। बेटेबू क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने मेरा इतना साथ निभाया और अब उम्र के इस मोड़ पर शादी, मेरी नज़र में यह उसके साथ विश्वासघात जैसा था। हाँ, कुदरती जरूरतें पूरी न हो सकने के कारण मैं जिद्दी हो गया था। कामवाली बाई को मैं बिना वजह डांट देता था। वह पास पड़ोस वालों के बीच मुझे सनकी कहती थी। अक्सर सहकर्मियों और ग्राहकों से मेरी झड़प हो जाती। वे सब मुझे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहते रहते। सर, मैडम आ चुकी हैं। प्लीज अपना नाम बताइए, पीए ने कहा तो मैं वर्तमान में लौट आया। जी, शुभेंदु कुमार। थोड़ा इंतजार करने के बाद जैसे ही घंटी बजी, चपरासी दौड़कर मैडम के केबिन में गया। लौट कर आया तो पता चला मैडम ने मुझे बुलाया है। केबिन में प्रवेश करते ही मैडम को देखा तो ठगा सा रह गया। मेरी उम्र से लगभग 1 से 2 वर्ष ही छोटी होंगी। देखने में सौम्य और सुंदर। पद की गरिमा से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दमक रहा था। आप किस काम से आए हैं? बहुत ही संयमित स्वर में उन्होंने पूछा। जी मैडम, मेरी नियुक्ति मेरे शहर से बहुत दूर कर दी गई है। मैं चाहता हूँ मुझे स्थानीय नियुक्ति ही मिल जाए। दूर न जाने की कोई तो वजह होगी शुभेंदु जी। मैडम, मैं वहां बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, न जान न पहचान। मैं निरीह भाव से बोला। जान पहचान तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, फिर आप अकेले कहाँ हैं? आप अपनी पत्नी को साथ ले जाइए, मैडम ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। उनका देहांत हो चुका है, मैंने भरे स्वर में कहा तो मैडम असहज सी हो उठीं। सॉरी शुभेंदु जी, मुझे मालूम नहीं था, कहते हुए वे हल्की सी भावुक हो उठीं। उनकी आंखों में मैंने आंसुओं की नमी को देख लिया था जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से पसीना पोंछने के बहाने अपने रुमाल से पोंछ लिया। वास्तव में नारी बहुत संवेदनशील होती है। जरा सा भी दुख का झोंका उसके करीब से गुजर जाए तो वह सूखे पत्ते की तरह कंपा उठती है, झट से आंखें भर आती हैं। जबकि पुरुष इस मामले में थोड़े अलग होते हैं। वे अपना दुख दर्द अपने अंदर इस तरह जब्त कर लेते हैं कि सामने वाले को इसका एहसास ही नहीं होता। बस भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, जैसे मैं घुट रहा था। फिर वे थोड़ा सहज हुईं। शायद वे अपने औरत वाले खोल से बाहर आकर एक अधिकारी वाली छवि से बोली, शुभेंदु जी, आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि जिसके आधार पर हम आपकी नियुक्ति स्थानीय ही रहने दें। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मैडम, गाजियाबाद जैसे शहर में तो मेरा अपना कोई है ही नहीं। अगर संभव हो तो मेरे शहर के आसपास ही मेरी नियुक्ति हो जाए जिससे मैं रोजाना अप डाउन कर सकूं, मैं चापलूसी भरे स्वर में बोला। गाजियाबाद में तो मैं भी रहती हूँ। रोजाना दिल्ली आती हूँ। मेरे फ्लैट की ऊपरी मंजिल खाली है, आप चाहें तो मेरे यहाँ बतौर पेइंग गेस्ट रह सकते हैं। मैडम की आत्मीयता और अपनापन देखकर मैं गदगद हो उठा। भला कौन इतनी बड़ी अधिकारी अपने ब्रांच मैनेजर के लिए ऐसा सोच सकती है? जाने मुझे क्यों लगा वे मुझ में दिलचस्पी ले रही हैं।
सच कहूं तो वे मुझे अपनी अधिकारी से ज्यादा एक औरत लगी और उनकी गठी हुई देह देखकर इस उम्र में भी मैं रोमांचित हो उठा। जल्दी ही गाजियाबाद ब्रांच में ज्वाइन करने के लिए उतावला हो गया। लेकिन मन में एक अज्ञात भय भी था, कहीं वहां रहते हुए मैं उनसे कोई अमर्यादित या अशोभनीय हरकत न कर बैठूं जिससे मैं कहीं खुद अपनी नजरों में न गिर जाऊं। जल्दी ही अपनी ब्रांच से रिलीव होकर मैंने गाजियाबाद की शाखा में ज्वाइन कर लिया। शाम को मैडम के घर पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग पुरुष ने मेरा स्वागत किया। आप बैंक मैनेजर शुभेंदु जी हैं ना? जी हाँ, मैडम ने अपने यहाँ मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वे बोले, जी हाँ, वह मैडम मेरी बेटी अपूर्वा है, जोनल मैनेजर है। अभी ऑफिस से आई नहीं है, बस आने वाली होगी। तब तक हम दोनों एक एक कप चाय पीते हैं। कहते हुए उन्होंने अपने नौकर से चाय के लिए कह दिया। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। शायद मैडम आ गई थी। मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया तो वे खिलखिलाकर बोली, शुभेंदु जी, यह ऑफिस नहीं, मेरा घर है। यहाँ आप मेरे मेहमान हैं। आप मुझे अपूर्वा कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वे फ्रेश होकर आईं तो तब तक चाय आ गई थी। फिर हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। उनके पिताजी ने जब यह बताया कि अपूर्वा के पति का निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया है तो मुझे उनके प्रति सहानुभूति उमड़ आई। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो अमेरिका में जॉब कर रही थी। मैं घर की ऊपरी मंजिल में पेइंग गेस्ट बन रहने लगा था। मेरा मन वहां लग गया था। उनके पिताजी बहुत सुलझे, समझदार और जिंदादिल इंसान थे। रात का खाना हम तीनों साथ ही खाते थे। एक रोज सब्जी सर्व करते वक्त अपूर्वा का हाथ मुझसे छू गया तो मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। बस ट्रेन और भीड़ भाड़ में न जाने कितनी बार स्त्रियों का शरीर मुझसे छुआ होगा, लेकिन तब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अपूर्वा का क्षणिक स्पर्श मुझे अंदर तक बेचैन कर गया और मैं जल बिन मछली की तरह छटपटाने लगा। उस दिन से वे भी मुझे कुछ असहज सी दिखने लगी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है, जरूर जो अदृश्य तो है लेकिन हम दोनों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह जुड़ाव कुछ भी हो सकता है, मानसिक, शारीरिक या भावात्मक। लेकिन अपनी बेचैनी और छटपटाहट का राज मुझे मालूम था। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा मन उनसे शारीरिक जुड़ाव चाहता था। शायद वे मेरी इस मंशा को भांप गई थी, लेकिन मैं उनका मन नहीं जान पा रहा था। हम दोनों के मध्य चल रहे अंतर्द्वंद्वों को सुलझाने में उनके अनुभवी पिताजी ने पहल की। शुभेंदु जी, बिना किसी भूमिका और लागलपेट के मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? वे इतनी जल्दी स्पष्ट रूप से शादी की बात पर आ जाएंगे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं थोड़ा डर सा गया। यह डर समाज का, बेटेबू का या खुद अपने अंदर का था, मुझे नहीं मालूम। मैं उनके सामने चुप ही रहा। मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप वक्त ले सकते हो। मेरी बेटी और उसके अतीत से तो आप परिचित हैं ही। मेरी देवती अमेरिका में जॉब कर रही है, शादी करके वहीं सेटल होने का इरादा है उसका। उसने खुद कहा है, नानू, मॉम हमेशा के लिए अमेरिका नहीं आएंगी, इसलिए उनकी शादी करा दीजिए। और सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ उसकी जल्दी से शादी हो जाए। मेरा बुलावा पता नहीं कब आ जाए। कहते हुए उनका गला भर आया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, इसलिए उनसे क्षमा मांगकर अपने कमरे में चला गया। इस उम्र में दूसरी शादी के बारे में सोचते हुए भी झिझक सी महसूस हुई। बेटेबू के सामने शादी की बात करने की सोचकर तो शर्म सी महसूस हुई। लोग यही कहेंगे बीवी को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और दूसरा ब्याह रचा लिया, और वह भी बुढ़ापे में। निशा ने पूरे 30 साल साथ निभाया, कितना ख्याल रखती थी मेरा। मेरी छोटी से छोटी जरूरत पूरी करने के लिए पूरे दिन घर में चक्कर घिन्नी की तरह घूमती रहती थी। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। और वह भी तो अक्सर कहती थी, आप सिर्फ मेरे हो, मेरे। मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। चाहे वह यह बात सीरियसली कहती हो या मजाक में,
लेकिन मैं हंसकर हामी भर देता था। इन्हीं सब वजहों से मैं शादी करने से हिचकिचा रहा था। हाँ, अपूर्वा का साथ तो चाहता था, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से। 2 से 3 दिन बाद अपूर्वा के पिताजी बोले, शुभेंदु, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। अपूर्वा चाहती है कि पहले आप जवाब दें। बाबूजी, इस उम्र में शादी? थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, मैं जब तक यहाँ हूँ अपूर्वा जी का पूरा ख्याल रखूंगा। उन्हें किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थोड़ा अटकते स्वर में बोला। यानी आप शादी नहीं करना चाहते? उनके स्वर में भरपूर निराशा थी। मैं मन ही मन कुढ़ गया। अजीब बुढ़ा है, शादी के पीछे ही पड़ गया है। बिना शादी के भी तो इसकी बेटी खुश रह सकती है मेरे साथ। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दोनों को अकेलेपन से छुटकारा मिल जाएगा और कुदरती जरूरत भी पूरी होती रहेगी। उसी रात अपूर्वा के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया तो मैं घबरा उठा, कहीं यह मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। रात में ही उन्हें अस्पताल ले गए और उनका इलाज शुरू हो गया। दूसरी रात को उनके विश्वसनीय नौकर ने हम दोनों को घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। यह पहला मौका था जब पूरे घर में हम दोनों अकेले थे। कोई और वक्त होता तो शायद अपूर्वा से मैं कुछ कहता। अस्पताल में पूरा दिन हम दोनों ने काटा था, इसलिए थकान स्वाभाविक थी। चाय बिस्कुट के सिवा कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए भूख भी महसूस हो रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। शुभेंदु जी, मुझे पता है इस वक्त हम दोनों पर थकान और भूख हावी है, इसलिए आप हाथ मुंह धोकर जल्दी ही डाइनिंग हॉल में आ जाइए। मैं तब तक खिचड़ी बना लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पर गर्मागर्म खिचड़ी, साथ में दही, अचार और पापड़ भी थे। हम खिचड़ी खा रहे थे तभी अपूर्वा का मोबाइल बज गया। ठीक है, मैं सुबह डॉक्टर से बात कर लूंगी। बाबूजी तो ठीक है ना? मैंने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। गहरी सांस भरकर अपूर्वा बोली, पिताजी कहाँ ठीक है? उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, मुझे लेकर परेशान रहते हैं। बड़ी उम्मीद थी उन्हें आपसे कि आप उनकी बेटी से शादी कर लेंगे। आपका इनकार सह न सके वे। अपूर्वा जी, मैं चाहता था। मुझे पता है आप क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वे बोल पड़ी, शुभेंदु जी, मैं एक औरत हूँ, पूरे 50 वसंत काट चुकी हूँ। अपने ऑफिस में काम के सिलसिले में रोज सैकड़ों पुरुषों से मिलना पड़ता है मुझे। चपरासी से लेकर मेरा पीए भी एक पुरुष है। मैं नादान टीनेजर नहीं हूँ। अरुण के जाने के बाद बाबूजी को सिर्फ मेरी चिंता खाए जा रही है। आपको देखकर उन्हें लगा शायद आप उनकी बेटी के अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हो, यही सोचकर उन्होंने इस संबंध में आपसे बात की थी। लेकिन अफसोस, आप भी उन्हीं मर्दों की श्रेणी में आ गए जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की खातिर मुझे अपनाना चाहते हैं। मुझे से आधी उम्र के युवकों ने भी शादी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं जानती थी कि वे शादी क्यों करना चाहते हैं, सिर्फ मेरी दौलत की खातिर। कुछ ऐसे हमउम्रों ने भी मुझसे विवाह की इच्छा व्यक्त की जो मेरे पद और प्रतिष्ठा से काफी कम थे। वे समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते थे, अपनी बीवी को ढाल बनाकर। लेकिन आपको मेरी न तो दौलत की चाह है न पद प्रतिष्ठा की। आप मेरा साथ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक औरत के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। यह सुनकर मेरी घिघी बंध गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। वास्तव में वे नादान नहीं थी। शुभेंदु जी, झूठ नहीं बोलूंगी। पहली बार जब अपने केबिन में आपको देखा था और आपने अपनी पत्नी के विषय में बताया था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आपका और मेरा दर्द एक जैसा है, एक जैसी समस्याएं हैं। तभी से मेरे मन में आपके प्रति कुछ सुप्त भावनाएं जाग उठी थी। इसलिए मैंने आपको अपने यहाँ पेइंग गेस्ट के लिए कहा था। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी औरत है। शुभेंदु जी, औरत सिर्फ देह नहीं होती, एक मन भी होती है जहाँ उसके ढेरों सपने, इच्छाएं और जज्बात महफूज रहते हैं। पर कभी कभी वह इन सपनों, भावनाओं और इच्छाओं को साकार करने और कुछ खास पाने की चाहत करने लगती है।
अगर यह चाहत अनैतिक तरीके से पूरी होती है तो सारी जिंदगी आत्मग्लानि और अपराध बोध की भावना पनपती रहती है, और अगर यही चाहत पूरी निष्ठा व पवित्रता से हासिल की जाती है तो वह औरत के जीवन का सबसे सुंदर और अविस्मरणीय क्षण बन जाता है। इसी विशुद्ध चाहत की खातिर मैंने खुद बाबूजी से आपका जिक्र किया था, लेकिन आपकी मंशा और नीयत को मैं ही नहीं, बाबूजी भी भांप गए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक औरत बनकर आपका साथ नहीं दे सकती, चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना पड़ जाऊं। अपूर्वा जी, सत्यता यह है कि मैं अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और उसके वचन का मान रखना चाहता हूँ। बेटे भू और लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। शुभेंदु जी, औरत जिससे प्यार करती है पूरी निष्ठा से करती है। वह बहुत ही भावुक, कोमल और संवेदनशील होती है। भावात्मक और अंतरंग क्षणों में अपने प्रिय से सिर्फ यही चाहती है, मांगती है कि वह सारी जिंदगी सिर्फ उसका होकर ही रहे, लेकिन उस वक्त यथार्थ से वह कोसों दूर होती है। इसी तरह आपकी पत्नी भी आपको वचन से बांध गई, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके न रहने पर उनके जीवन साथी को कितने दुख, अकेलापन, तनाव झेलने के साथ साथ अनेक मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस तरह के वचन में बांधना यह उनका प्यार नहीं, बल्कि एक ईर्ष्या भाव था कि दूसरी औरत उनके पति को छीन लेगी। जीते जी तो यह चाहत ठीक है, लेकिन मरने के बाद ऐसी चाहत क्यों? मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, दिल की गहराइयों से चाहती थी और अंतरंग क्षणों में उनसे कहती भी थी, अरुण, आप सिर्फ मेरे हो, मेरे रहते अगर किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा भी तो जान दे दूंगी अपनी। लेकिन मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बाद अकेलापन भोगने के साथ साथ तमाम समस्याओं से जूझें। वे सिर्फ मुस्कुरा देते थे, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। पर वक्त की बात है, मुझे अकेले छोड़ कर चले गए। आखिरी वक्त उन्होंने पहली बार यह कहा था, अपूर्वा, मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम शादी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद उनका जीवन साथी दुख दर्द झेले। वे जा चुके थे, मैं पत्थर बन गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे जीवन रूटीन पर आने लगा और मैं इतने बड़े दुख से उबर कर संभल गई और फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करने या उनकी बात का मान रखने के लिए शादी करना चाहती हूँ, और यह भी नहीं है कि मैंने उन्हें पूरी तरह भुला दिया है। लेकिन शुभेंदु जी, हम ऊपर से जो सच और झूठ बोलते हैं, उसके अलावा भी हमारे अंदर का एक सच होता है, वह कोई नहीं जानता, वह सिर्फ हम ही जानते हैं। वह सच होता है हमारे तनमन की इच्छाएं, जज्बात और तूफान जो प्राकृतिक हैं, कभी दबाए नहीं जा सकते। बेशक हम उन्हें काबू में रखने के भरसक प्रयत्न करें, लेकिन कभी कभी वे बेकाबू हो ही जाते हैं। तब उनके परिणाम खुद के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए बेहद घातक होते हैं। इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हमें अपने अंदर के इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका कहना है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो समाज और लोग क्या कहेंगे? अरे, वे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो काम ही कहना है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वे कुछ कहेंगे। आप सोच रहे होंगे, मैं एक औरत होकर कैसी बातें कर रही हूँ, ऐसी बातें औरत को शोभा नहीं देती। लेकिन औरत जब पुरुषों से बराबरी कर रही है, वाहन चला रही है, ऑफिस व व्यवसाय संभाल रही है, तो अपनी बात खुलकर क्यों नहीं कर सकती? मैं सच बोलने से नहीं झिझकती। तन्हाइयों में अक्सर मेरे अंदर का सच मुझ पर हावी हो जाता है और मुझे बहुत मुश्किल, परेशानी, उलझनों व समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्हीं सबको मेरी युवा बेटी और अनुभवी पिता समझते हैं और मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। अगर आपके बेटे बहू भी आपके अकेलेपन, तनाव और निजी समस्याओं को दिल से महसूस करते होंगे तो वे भी आपको यही सलाह देंगे। तभी मेरा मोबाइल घनघना उठा। ऑस्ट्रेलिया से बहू का फोन था। पापा, आप सारी जिंदगी इस तरह अकेले कैसे रहोगे? यह सोचकर मैं और सनी बेहद परेशान रहते हैं। इस समस्या का हल मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड अक्षरा ने बताया है।
उसने अपनी विडो मॉम का रिश्ता आपके लिए सुझाया है। आप उनसे मिल लेना। उनका नाम अपूर्वा है। वे दिल्ली में बैंक की जोनल मैनेजर हैं। उनका पता आपको ईमेल कर दिया है। बात बन जाए तो प्लीज पापा, अपनी शादी में बुलाना न भूलना। वह मुस्कुरा कर बोली तो मैं अचंभित हो उठा। मेरे बेटे बहू मेरे बारे में इतना सोचते हैं और मैं व्यर्थ ही परेशान था। तभी थोड़ी देर बाद अपूर्वा का भी मोबाइल बज उठा। अमेरिका से उनकी बेटी का फोन था। उसने भी अपनी माँ से वही कहा जो मेरी बहू ने मुझसे कहा। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यह सब भी अजीब संयोग था। हमारे बच्चे भी हमारे एक होने के बारे में सोच रहे थे। कौन कहता है आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की फीलिंग्स नहीं समझते, उनकी केयर नहीं करते। माँ बाप के पैर दबाने और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे ही सिर्फ संस्कारी नहीं होते। अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स, उनकी निजी समस्याओं को समझने व उनके सुख दुख शेयर करने वाले हजारों मील दूर बैठे बच्चे भी स्मार्ट और संस्कारी होते हैं। बातों बातों में रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अपूर्वा अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने कहा, अपूर्वा, अपने बेटे बहू को क्या जवाब दूं मैं? यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मैं अपनी बेटी से क्या कहूँ? अपने अपने सवाल पर हम दोनों खुलकर हंस पड़े। मैं मुस्कुरा कर बोला, मैं अपनी बेटी से बात करूंगा और तुम अपने बेटे बहू से बात करना, और हाँ, बहू को विश जरूर करना, वह जल्दी ही तुम्हें दादी बनाने वाली है। यह सुनकर अपूर्वा थोड़ा लजा गई। बाबूजी को यह खुशखबरी देकर हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे, कहते हुए वे मेरे सीने से लग गई और मैंने उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में कैद कर लिया।